सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज़, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 का जीके जीएस का 8 जून का जितना भी शिफ्ट था, उन सभी शिफ्टों का हम एनालाइज़ करेंगे गाइज़। और ये जो एनालाइज़ है, मैं बता देती हूँ कि हम इस किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं। तो जब आपका जो आरआरबी एनटीपीसी में अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है। जब तक आंसर की नहीं रिलीज़ होगा, हमें क्वेश्चन नहीं पता चलती। तो हमें क्वेश्चन कहाँ से पता चलती है? तो गाइज़, हम जो है सेंटर पे जाते हैं, फिर हम जो है बच्चों से पूछते हैं कि आपसे जो है कौन से प्रश्न पूछे गए, कहाँ से कौन-सा प्रश्न था, तो हम उनसे पता करते हैं। तो जिनको जितना याद रहता है वो चीज़ बताते हैं। तो ये जो है आपके जीके जीएस का 8 जून का जितना भी शिफ्ट था, उन सभी शिफ्टों का एनालाइज़ है। तो गाइज़, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में सबसे अधिक योगदान किस राज्य की है? तो आपको बताना है कि जीडीपी में जो वृद्धि दर है, इसमें जो है कौन से राज्य का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का या छत्तीसगढ़ का? तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य का जो है सबसे अधिक योगदान रहा है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र कुल जीडीपी का 13% हिस्सा जो है सिर्फ महाराष्ट्र ही में इसका योगदान रहता है, महाराष्ट्र का योगदान रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसके बाद जो है टोटल आपको कम से कम 5 राज्य याद रखने हैं और उसका जीडीपी का में कितना योगदान है, कितना परसेंट, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर मैं दूसरा सबसे बड़ा राज्य बोलूँ, तो ये देखिएगा, दूसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है? चौथे नंबर पे आपका आता है कर्नाटक, और अगर मैं 5वें नंबर की बात करूँ तो आपका आता है गुजरात, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसका कितना परसेंट योगदान है। तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो कुल 8.9% इसका योगदान है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो 8.4% इसका योगदान है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो 8.2% इसका योगदान है, और गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो 8.1% इसका योगदान है। तो लेकिन महाराष्ट्र का आप देख रहे 13% है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो नहीं है कि मैंने जो प्रश्न लिखा है वही प्रश्न है। मुझे पता चलता है कि जैसे जीडीपी से रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे जितना जीडीपी का जो भी प्रश्न बनने वाला होगा वो सारा क्लियर करूँगी, ठीक है ना? तो मुझे अगर पता होता है, क्योंकि बच्चे को एग्ज़ैक्ट पता नहीं होता है कि कौन-सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम पूरा क्वेश्चन एकदम नहीं पता होता है। वो हमें कुछ बताते, हम उसके बारे में पूरा क्लियरली बता देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी इसी टाइप में और इसी में मैं जितना भी लिखाऊँगी, इसी में से प्रश्न रहेगा। अब जीडीपी की अगर मैं बात करूँ, तो जो है जीडीपी आपका जो है कितना परसेंट रहने का अनुमान है, ज़रा देखिएगा। जीडीपी जो था ये आपका 2025 में 6 पॉइंट जो परसेंट है, ये आपका जो है 6.5% रहने का अनुमान था, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, जो भारत है, जीडीपी में अगर मैं बात करूँ, तो भारत का कौन-सा स्थान है, तो याद रखिएगा, भारत जो है, भारत चौथी भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ठीक है ना? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बड़ी अर्थव्यवस्था। तो जीडीपी में जो है ये भारत का स्थान कौन-सा है गाइस? तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था है। तो भारत का स्थान है चौथा। वहीं अगर मैं बात करूँ पहला, दूसरा, तीसरा, याद रखिएगा। तो पहले नंबर पे जो है ये कौन-सा राज्य है, तो याद रखिए कौन-सा देश है? तो पहले नंबर पे है आपका आता है अमेरिका, ठीक है ना? पहले नंबर पे आपका आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है आपका चीन। जीडीपी में, ठीक है ना? चीन आता है। और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो तीसरे नंबर पे आपका आता है जर्मनी। पहले चौथे नंबर पे जापान आता था, लेकिन जापान को पीछे छोड़ कर के भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, कौन-कौन से क्षेत्र से जो है जीडीपी में कितना योगदान रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे क्षेत्र के बारे में। तो जैसे कि अगर मैं क्षेत्र के बारे में अब बात करूँ, तो आपको जो है पहला याद रखना है निर्माण क्षेत्र में, ठीक है ना? निर्माण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, निर्माण क्षेत्र, ठीक है? तो इसमें जो है 9.4% की वृद्धि दर रही है, ठीक है ना? अगर वहीं अगर मैं बात करूँ, निर्माण क्षेत्र हुआ, इसके बाद कृषि क्षेत्र से जो है जीडीपी का कितना ये रहता है, कृषि क्षेत्र से, यहाँ पे मैं क्षेत्र की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? और इधर मैं राज्य की बात की थी। तो ये जो कृषि क्षेत्र से आपका जो है 4.4% वृद्धि दर है, ठीक है? कृषि क्षेत्र से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो आपको याद रखना है निजी निजी उपभोग।
निजी उपभोग क्षेत्र से जो है ये कितना था, निजी उपभोग क्षेत्र से जो है आपका 7.2% की वृद्धि दर रही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ निवेश दर से, निवेश दर, ठीक है, निवेश दर, तो यहाँ से जो है कुल जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही है, तो निवेश दर से कुल जीडीपी की वृद्धि रही है 7.1%, ठीक है ना। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा था निर्माण क्षेत्र से, फिर आपका जो है निजी क्षेत्र हो गया, निवेश दर हो गया, एंड सबसे लास्टली जो है कृषि से कितना है 4.4%, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंद्रावती बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती बाघ अभयारण्य जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, मिजोरम में है, छत्तीसगढ़ में है या तेलंगाना में है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती बाघ अभयारण्य की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है, तो कभी कभी जिला भी पूछ देता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। बीजापुर, बीजापुर जिले में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंद्रावती बाघ अभयारण्य के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। स्थापना, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1981 में, ठीक है ना। इस बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे जो है टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, टाइगर, टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो इसे टाइगर रिजर्व 1983 में, 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये है इंद्रावती बाघ अभयारण्य के बारे में, आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अब जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आपका कौन सा है इस, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है आपका मेलघाट बाघ अभयारण्य, ठीक है ना। मेलघाट बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में है, तो मेलघाट, मेलघाट बाघ अभयारण्य, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन से राज्य में है, तो ये है आपका जो है महाराष्ट्र के, मैं इस साइड लिख देती हूँ, ठीक है ना। महाराष्ट्र के कौन से है, तो अमरावती जिले में, ठीक है ना। अमरावती जिला, अमरावती, अमरावती जिले में स्थित है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1973 में हुआ था, और 1974 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा इसकी हम जो है स्थापना के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 1973 में, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था 1974 में, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ था, 1974 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गाइस मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम के बारे में आपका जो याद रखना है कि यहाँ जो है कौन सा राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है यहाँ, तो यहाँ याद रखिएगा दंपा, दंपा बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा दंपा, दंपा बाघ अभयारण्य, ठीक है। ये आपका जो है मिजोरम में है। अगर मैं बात करूँ कि मिजोरम के ये कौन से जिले में है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है मिजोरम का जो ममित जिला है वही है, ठीक है ना। मिजोरम के ममित जिले में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब जो है हमें इसके बारे में बात करना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना, और दूसरा इसके टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दंपा की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1994 में जो है, सॉरी 1985 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं अगर हम बात करें कि इसे टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, ये दोनों ही पूछता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से जिले में है, कौन से राज्य में है, और इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, यही पूछा जाता है। और यहाँ से ना बहुत
तो हर शिफ्ट में जो है अगर मैं देखूँ जैसे कि अगर मैं 5 जून, 6 जून और 7 जून, 8 जून की अगर मैं बात करूँ, तो हर शिफ्ट में जो है ये देखने को मिला ही है कि अभयारण्य से जो है प्रश्न था ही, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं इसे टाइगर रिज़र्व की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 1994 में 1994 में जो है इसे 1994 में टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था, ठीक है? अब यहाँ पे जो है एक और आपका बच जाता है तेलंगाना, तो तेलंगाना का मैं नीचे लिख देती हूँ ब्लैक से, ठीक है ना? तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपका कौन-सा है गाइस? तो याद रखिएगा कंवल बाघ अभयारण्य, ठीक है ना? कंवल कंवल बाघ अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा कंवल बाघ अभयारण्य जो है अभयारण्य ये आपका तेलंगाना में है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है ये भी आप लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो ये आपको याद रखना है इसका स्थापना हुआ था 1965 में 1965 में। ठीक है? और वहीं अगर मैं बात करूँ इसे टाइगर रिज़र्व कब घोषित किया गया था, तो मेरा जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा 2012 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था, ठीक है ना? तो ये भी आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। टाइगर रिज़र्व टाइगर रिज़र्व घोषित कब हुआ था गाइस? टाइगर रिज़र्व घोषित हुआ था, वो हुआ था 2012 में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पूरा लिखा दी हूँ, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मूंग उत्पादन में भारत का सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है? तो मूंग उत्पादन में जो है ये आपका कौन सा है? कर्नाटक है, राजस्थान है, तेलंगाना है या मध्य प्रदेश है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है ना? अगर मैं राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो है आपका कौन-कौन सा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में? तो याद रखिएगा बाजरा। और बाजरा जो है ये आपको ध्यान रखना है बाजरा उत्पादन में आपको क्या याद रखना है कि जो है राजस्थान जो है राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है इसका राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है सबसे बड़ा उत्पादक है किसका बाजरा का ठीक है ना इसके बाद अगर हम बात करें कि और आपका राजस्थान में कौन कौन सा जो है इसका उत्पादन होता है तो मूंग हो गया बाजरा हो गया सरसों हो गया ठीक है ना सरसों हो गया इसके बाद अगर हम बात करें तो जीरा हो गया इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्वार हो गया ये सब जो है राजस्थान उत्पादन में अग्रगण्य है ठीक है ना ये आपको याद रखना है इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका चना हो गया चना उत्पादन में भी राजस्थान सबसे ज़्यादा आगे है तो ये हो गया राजस्थान इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक कर्नाटक में जो है कौन कौन सा जो है उत्पादन में सबसे अग्रगण्य है कौन से फसल में तो कर्नाटक आपको याद रखना है अरहर का दाल अरहर अरहर उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है कर्नाटक और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया तो कर्नाटक आपका जो है कॉफ़ी उत्पादन में भी अग्रगण्य है ठीक है ना कॉफ़ी अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फसल लिखाऊंगी जैसे कि और उसके बाद बताऊंगी कि दो से तीन राज्य मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा जगह जहाँ इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कपास की ठीक है ना तो कपास का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है ठीक है ना तो कपास की यहाँ पे बात करूंगी तो ये आपको ध्यान रखना है कपास का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है गुजरात में ठीक है ना पहला राज्य कौन सा हो गया गुजरात हो गया ठीक है इसके बाद आपको याद रखना है दूसरा राज्य महाराष्ट्र हो गया और तीसरा राज्य कौन सा हो गया गाइस तो तीसरा हो गया तेलंगाना ठीक है और वहीं जो है दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा मैं बात करूंगी गाइस मूंगफली की मूंग मूंगफली तो मूंगफली की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है तो मूंगफली के उत्पादन में भी सबसे अग्रगण्य राज्य पहला नंबर पे आता है गुजरात ठीक है दूसरे नंबर पे कौन सा आता है तो दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है गाइस तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु तमिलनाडु ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरा जो है बात करूंगी वो किसकी सरसों की ठीक है ना तो तीसरा जो मैं वो बात करूंगी सरसों की तो सरसों में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये कौन से राज्य में होता है तो सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में यानी कि पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु ठीक है
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और आज आपको याद रखना है एक और फसल के बारे में जो कि चावल। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देंगे, चावल या तो लोग पश्चिम बंगाल पे लगाएँगे या छत्तीसगढ़ पे। लेकिन अब जो है चेंज हो गया है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये कौन करता है? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन 2025 के डेटा के अनुसार तेलंगाना जो है ये अग्रगण्य राज्य पे है, दूसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे अब आता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 3 राज्य आपको याद रखना है और चावल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि चावल इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पहले जो था ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ये 3 राज्य बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को याद होगा या फिर जो है बहुत लोग पंजाब पे भी लगाएँगे लेकिन वहाँ जो है गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पंजाब में। तो चावल का भी जो सबसे अग्रगण्य राज्य है वो बना है 2025 के अकॉर्डिंग तेलंगाना, ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मार्च 2025 के आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? तो 2025 के कहाँ किसमें पूछा है गाइस, ये भी याद रखिएगा, मार्च में पूछा है, ठीक है ना? तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो जीता है वो श्रेयस अय्यर ने जीता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेयस अय्यर हमारे भारत के खिलाड़ी हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो मिला है वो कौन से महीने में मिला है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो मिला है वो मार्च महीने में मिला है, ठीक है ना? मार्च महीने में। और जो है अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने जो है रन कितने बनाए थे गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने रन जो बनाए हैं वो है 243 रन बनाए, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है शुभमन गिल को भी मिला हुआ है और शुभमन गिल को कब मिला है? तो याद रखिएगा शुभमन गिल को फरवरी महीने में मिला है, ठीक है ना? ये भी 2025 के फरवरी महीने में मिला है, ठीक है? इसके बाद अगर ऑप्शन जो आपका सी है जोमेल वॉरिकन इस इन्हें जो मिला है वो कौन से महीने में मिला है? तो इन्हें जनवरी महीने में मिला है, ठीक है ना? जनवरी महीने में, ठीक है? और जो लास्ट आपका कौन-सा है? लास्ट है आपका मोहम्मद वसीम, इन्हें जो मिला है वो कौन से महीने में मिला है? तो मोहम्मद वसीम को मिला है आपका जो याद रखना है वो मई महीने में, ठीक है? मई महीने में। अब अगर मैं बात करूँ तो शुभमन गिल जो है ये आपके भारत के प्लेयर है। शुभमन गिल जो है ये आपके कहाँ के प्लेयर है? भारत के प्लेयर है। इसके बाद आपका जो है जोमेन वॉरिकन की अगर मैं बात करूँ ये आपके कहाँ के प्लेयर है? ये है वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है ना? तो इसे आपको नोट कर लेना है, ये कहाँ के प्लेयर है गाइस? तो याद रखिएगा ये है आपके वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, वेस्ट इंडीज़, ठीक है? वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और वहीं अगर मैं बात करूँ लास्ट आपका मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम जो है ये कहाँ के प्लेयर हैं? यूएई के, ठीक है? यूएई के। अब यहाँ पे जो है आपका जो है 2025 के आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ है, तो ये जो है पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ है। लेकिन अगर यहीं आपसे महिला पूछ लेती गाइस, महिला जिन्हें मार्च में मिला है तो वो कौन हो जाती? तो उनका नाम है गाइस याद रखिएगा जॉर्जिया वॉल, ठीक है ना? जो इनका नाम महिला जो है वो कौन सी है? जॉर्जिया जॉर्जिया वोल, ठीक है? अगर मैं इस इनकी बात करूँ तो ये आपके कहाँ की प्लेयर है? तो ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और इन्हें कब मिला है? तो श्रेयस अय्यर के साथ ही मिला है मार्च महीने में, ठीक है ना? कौन से महीने में? मार्च महीने में। तो मार्च महीने में महिला की तरफ से कौन थी और पुरुष का नाम कौन था ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी 2019 में, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इस योजना का जो है उद्देश्य क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी और दूसरा आपको इसका उद्देश्य याद रखना है, ठीक है? तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो था किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है ना? किसानों को किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है? इसमें होता क्या था आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें क्या होता था कि जो सरकार है वो प्रत्येक जो है हर साल जो है आपका 6,000 रुपया देती थी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर साल
6,000 की सहायता प्रदान करती थी, ठीक है? 6,000 की सहायता प्रदान करती थी, जिसमें जो है ये 3 किस्तों में दिया जाता है, ठीक है ना? ये भी याद रखिएगा, ये कितने किस्तों में? 3 किस्तों में दिया जाता था, यानी 2-2 हज़ार करके, ठीक है ना? 3 किस्तों में दिया जाता था। तो ये किसके बारे में हो गया गाइस? तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं 2015 की अगर मैं बात करूँ, 2015 में जो है कौन सा योजना शुरू हुआ था गाइस? तो 2015 में हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना। अगर मैं बात करती हूँ इसकी शुरुआत तो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये हुआ था 2015 में इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट इस प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या था गाइस? प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था गरीबों को आवास प्रदान करना, ठीक है ना? गरीबों को आवास प्रदान करना, ठीक है? तो ये जो है आपको याद रखना है, गरीबों को आवास प्रदान करना। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 2014 में जो है ये कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी गाइस? तो 2014 में हुआ था आपका स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना? स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुआ था, और इसमें क्या था कि भारत को जो है स्वच्छ और खुले में शौच में जो है मुक्त बनाना था, इसका विशेषता ये था। तो इसका विशेषता जो है स्वच्छ अभियान, आप इतना याद रखेंगे तो विशेषता आप खुद ब खुद फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया रहता है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे 2018 की बात करूँ, 2018 में कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी? तो 2018 में हुआ था आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत, ठीक है ना? आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। अब इसमें आपको याद क्या रखना है? तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना होगा, ठीक है ना? इसका उद्देश्य, तो आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या था गाइस? याद रखिएगा, गरीब और कमजोर वर्ग को जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ठीक है? बीमा प्रदान करना। इसके बाद जो है एक प्रश्न आपके जो है 5 जून में पूछा गया था। 5 जून की शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछा गया था? जब बताया ही है तो मैं आपको बता देती हूँ। 2014 के बारे में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था आपसे कि मेक इन इंडिया का जो है जो मेक इन इंडिया की योजना की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया, ठीक है ना? मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? तो कोरोमंडल तट जो है ये आपके पूर्वी तट पे स्थित है, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कोरोमंडल के उत्तरी साइड में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिमी में क्या है, तो यहाँ पे जो है एक एक करके आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो है कोरोमंडल तट के उत्तर में जो है ये क्या कौन सा है? तो कोरोमंडल के उत्तर तट में जो है ये आपको ध्यान रखना है, उत्कल मैदान है, ठीक है ना? कोरोमंडल तट के जो है उत्तरी साइड में क्या है? तो याद रखिएगा उत्कल, तो गलती हो गया तो इसे सही से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? उत्कल मैदान है उत्तर में, ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है उत्तर में उत्कल मैदान है, उत्तर हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है दक्षिण में, दक्षिण दक्षिण में जो है ये कोरोमंडल के दक्षिण में जो है ये क्या स्थित है? तो दक्षिण में जो है ये आपका है कावेरी डेल्टा, दक्षिण में है कावेरी डेल्टा, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ पूर्व में, ठीक है ना? इसके बाद मैं बात करूंगी कि पूर्व में जो है ये क्या जो है इस क्या स्थित है कोरोमंडल के? तो पूर्व में जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है? और जो है आपको याद रखना है, लास्टली आपको कौन सा हो गया? पूर्व हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है पश्चिम में, ठीक है? तो पश्चिम में जो है ये क्या स्थित है गैस? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट के पश्चिम में जो स्थित है वो है पूर्वी घाट स्थित है, ठीक है ना? कौन सा घाट है? पूर्वी घाट।
तो ये आपको जो है याद रखिएगा, इतने से घिरा हुआ है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है ना? ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कि यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि जो कोरोमंडल तट में पे जो है, कोरोमंडल तट पर जो है कौन सा मंदिर स्थित है, अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट पर जो है ये आपका महाबलीपुरम का जो है शोर मंदिर, ठीक है ना? महाबली महाबलीपुरम महाबलीपुरम का शोर मंदिर, ठीक है? महाबलीपुरम का शोर मंदिर जो है ये आपके कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसके बाद जो है आपसे आपको याद रखना है, कोरोमंडल तट पे जो है ये कौन सा बंदरगाह है, बंदरगाह, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूँ कि कोरोमंडल तट पर जो है ये आपका कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये है आपका कोरोमंडल तट पर जो है ये आपका चेन्नई बंदरगाह स्थित है, ठीक है ना? कोरोमंडल तट पे जो है ये आपका कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो चेन्नई बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, कोरोमंडल तट जो है ये कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट जो है ये आपके तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु से जो है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है, ठीक है? आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश तक फैला है। तो ये हो गया कोरोमंडल तट से जितना भी प्रश्न बनता है, वो उन सारे प्रश्न को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किशन गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है? व्यास नदी की, झेलम नदी की, रावी नदी की या चेनाब नदी की? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशन गंगा जो है ये झेलम नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा के बारे में याद रखिए तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो है आपका कौन से राज्य में बहती है किशन गंगा, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूंगी कि किशन गंगा नदी का जो है ये उद्गम कहाँ से होता है guys? उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किशन नदी का उद्गम जो होता है वो कृष्णसर झील से होता है, ठीक है ना? कृष्ण कृष्णसर झील से, जो कि ये कहाँ है आपका जम्मू कश्मीर में, मैंने पहले ही लिखा दिया है। कृष्णसर झील से इसका उद्गम होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किशन गंगा की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। किशन गंगा की अगर मैं कुल लंबाई की बात करूँ तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई है 245 किलोमीटर, ठीक है ना? 245 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है कि इसे जो है पाकिस्तान में जो है किशन गंगा को कौन से नाम से जाना जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। नीलम नदी के, पाकिस्तान में जो है नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके बाद जो है ये हो गया आपके किशन गंगा के बारे में, मैंने सारा डिटेल आपको जो है बता दिया, इसे आपको नोट करना है। और वहीं अगर मैं झेलम नदी की बात करूँ तो झेलम नदी का जो है ये उद्गम कहाँ से होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग झील से, ठीक है ना? झेलम नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा इसका उद्गम होता है बेरीनाग झील से। और बेरीनाग झील आपका कहाँ है गाइस? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना? ये आपका कहाँ है, तो बेरीनाग झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी की कुल लंबाई है 725 किलोमीटर, ठीक है ना? इस नदी की कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इस नदी की कुल लंबाई है 725 किलोमीटर, ठीक है? तो ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्ष 2024 के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? तो इंडेक्स से भी आपका बहुत सारा प्रश्न रहा है और हर शिफ्ट में देखने को मिला है इंडेक्स से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है ये भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 105वां स्थान है, ठीक है ना? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद मैं आपको कुछ और इंडेक्स के बारे में बताऊंगी जिसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन, ठीक है ना?
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें जो है भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो इसमें भारत का स्थान है 39वां। 39वां स्थान है। यहाँ पे सिर्फ मैं भारत की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जो है दूसरा कौन सा याद रखना है, ग्लोबल ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत का 29वां स्थान है। 29वां स्थान, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरा जो है ये आपको कौन सा इंडेक्स याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखा रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना ये हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। तो इसमें जो है भारत का कौन सा स्थान है गाइस, तो याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है 134वां। 134वां स्थान है गाइस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला आपको कौन सा याद रखना है, अगला आपको याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स। इसमें जो है भारत का कौन सा स्थान है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो भारत का स्थान है वो है 134 सॉरी 162वां। 134वां तो ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है ना। 162वां स्थान है भारत का, ठीक है। तो ये आपको जो है कुछ इंडेक्स है और कौन सा स्थान पे है भारत ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा पृथ्वी की टोटल कितनी परत होती है गाइस, तो याद रखिएगा पृथ्वी की अगर मैं परत की बात करूँ तो याद रखिएगा पृथ्वी की 3 परत होती है, ठीक है ना। कहीं-कहीं पे जो है ये आपको 4 परत भी पढ़ाई जाती है। 4 परत क्यों पढ़ाई जाती है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है पृथ्वी का जो है वो कौन-सा होता है, क्रस्ट होता है। दूसरा परत कौन-सा होता है? दूसरा होता है मेंटल। और तीसरा जो होता है वो कौन-सा होता है? कोर होता है, ठीक है ना। लेकिन कोर भी 2 होता है। कोर में भी आपका 2 कोर आ जाता है। पहला कौन-सा आता है? पहला आ जाता है आपका आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। और दूसरा जो है ये आपका कौन-सा आ जाता है? दूसरा होता है आपका बाहरी कोर। इसी वजह से जो है ना कभी-कभी जो है पृथ्वी का 4 दे देता है कि पृथ्वी के 4 परतों में बाँटा गया है। लेकिन कभी-कभी बोला जाता है कि पृथ्वी की 3 परत में ही, ठीक है ना? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होएगा, याद रखिएगा 4 की अगर बात होगी तो वो कोर का ही होता है, लेकिन कोर जो है वो आपका 2 होता है, एक आंतरिक कोर होता है और एक बाहरी कोर होता है, ठीक है ना? क्रस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है ये क्रस्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्रस्ट के बारे में आपको याद क्या रखना है, तो ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि क्रस्ट जो है पृथ्वी की ठोस परत भी होती है, पृथ्वी की ठोस परत। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे ठोस परत कौन सी होती है गैस, तो याद रखिएगा ये होता है आपका क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में आपको याद क्या रखना है, तो क्रस्ट के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये कौन से चट्टानों से बनी होती है। तो याद रखिएगा ये जो क्रस्ट है आपका सिलिकेट चट्टानों से बनी होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्रस्ट जो है ये कौन से चट्टानों से बनी होती है? सिलिकेट चट्टानों से बनी होती है। सिलिकेट चट्टानों से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इस इसमें जो होता क्या है, तो पहला जो सिलिकेट चट्टानों से बनी होती है और दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें जो है महाद्वीपीय और महासागरीय, ठीक है ना। तो याद रखिएगा महाद्वीपीय महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट शामिल होते हैं। महासागरीय 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 क्रस्ट शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, क्रस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो कि बात करेंगे मेंटल के बारे में। तो मेंटल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि मेंटल जो होता है ये क्रस्ट के नीचे की जो है परत होती है, ठीक है ना। क्रस्ट के नीचे की परत होती है, नीचे की और गर्म परत होती है, ठीक है ना। नीचे की और गर्म परत होती है, गर्म परत होती है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है आंतरिक कोर जो है, और ये जो कोर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा कोर के बारे में आपको याद क्या रखना है कि ये जो है पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग होता है, ठीक है ना? ये जो है पृथ्वी का कौन-सा भाग होता है? कोर जो होता है, यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ। कोर जो होता है ये क्या होता है? पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है। आंतरिक या अंदरूनी लिख लीजिए, आंतरिक भाग होता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है कोर आपका 2 होता है, एक होता है आंतरिक कोर और बाहरी कोर। तो आंतरिक कोर और बाहरी कोर में आपको याद क्या रखना है, या ये भी मैं लिखा देती हूँ। तो आंतरिक कोर में आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, ये जो है याद रखिएगा, ये जो है लोहे और निकेल वाली परत होती है, ठीक है ना? अत्यधिक दबाव में ठोस लोहे ठोस लोहे और निकेल निकेल वाली परत होती है आपका कौन-सा? निकेल वाली परत होती है, ये होता है आपका आंतरिक कोर। बाहरी कोर में आपको क्या याद रखना है? बाहरी कोर में आपको याद रखना है कि ये क्या होता है? ये होता है तरल तरल में से बनी होती है, ठीक है ना? तरल लोहे और निकेल की बनी होती है। तरल लोहे और निकेल वाली परत होती है। तो यहाँ पे जो है आंतरिक कोर और बाहरी कोर में यही डिफरेंस होता है कि ये जो है दोनों ही कोर जो है ये आपका लोहे और निकेल से ही बना होता है, लेकिन इसमें यही क्या याद रखते हैं कि जो आंतरिक वाला होता है वो ठोस लोहे निकेल से बनी होती है, और जो बाहरी होता है वो आपका तरल वाले से बना होता है, ठीक है ना? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं का सबसे अधिक वर्षा होगी? तो नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा जो है ये पर्वत के कौन से भाग में होगी? तो याद रखिएगा ये होगा आपका हवा की दिशा में। हमेशा कौन से दिशा में होगी? हवा की दिशा में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हवा की दिशा के अलावा भी जो है वर्षा को जो है प्रभावित करने वाला जो होता है, और कौन-कौन सा होता है? तो हवा की दिशा के अलावा जो वर्षा को प्रभावित करेगा वो कौन-कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा नमी की मात्रा। ये भी जो है ये वर्षा को प्रभावित करेगा, नमी की मात्रा, ठीक है ना? नमी की मात्रा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा कौन-सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका स्थानीय तापमान। स्थानीय स्थानीय तापमान, ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूँ तीसरा आपका कौन-सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा पर्वतीय बाधाएँ लिख लीजिए, ठीक है? पर्वतीय बाधाएँ हो गया, इसके बाद जो है वायुदाब हो गया, ये सब जो है वर्षा को प्रभावित करता है, ठीक है ना? वायुदाब हो गया, ये सब जो है वर्षा को प्रभावित करता है। और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी से जो हवा आती है, वो याद रखिएगा ये यहाँ पे जो है सबसे अधिक वर्षा जो है ये कहाँ होती है? तो अगर आपको जो है याद रखिएगा कि हिमालय में बंगाल से आने वाली हवा, ठीक है ना? बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा, खाड़ी से आने वाली हवा, ठीक है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा जो है ये हमेशा क्या होगा? तो याद रखिएगा जब भी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा होगी, वो जो है क्या करेगा? पूर्वी और जो है दक्षिण ढलान पे जो है अधिक वर्षा होगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है ये क्या करेगी? पूर्वी और दक्षिण ढलान पे दक्षिण ढलान, ठीक है ना? मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी लिख रही हूँ। दक्षिण ढलान पर अधिक वर्षा होगी, ठीक है? तो ये जो है प्रश्न आप याद रखिएगा, अधिक वर्षा होगी हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के पैर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के पैर में कुल जो है वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 62 यानी कि 62 होती है। अब यहाँ पे हम बात ये करेंगे कि मनुष्य के पैर में जो है वो कौन-कौन सी हड्डियां होती है। कभी हड्डियों के नाम दे देते हैं और पूछ देते हैं कि शरीर के कौन से अंग का ये हड्डी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ फीमर जो है ये आपके पैर की हड्डी है, जो कि जो है इसी के जांग की हड्डी होती है, ठीक है ना? और फीमर जो होता है ये सबसे सबसे मजबूत सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है? सबसे मजबूत हड्डी होती है।
और जांग है तो आपका जो है फीमर कितनी हड्डी होती है? फिर जांग जो है ये आपका इसमें 2 हड्डी होगी, फीमर जो है 2 हड्डी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और आपकी कौन-कौन सी हड्डी होती है, तो पटेला हड्डी होती है। पटेला ये भी आपके पैर की हड्डी होती है और पटेला भी 2 हड्डी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टिबिया हो गया, टिबिया, टिबिया भी जो है आपको ध्यान रखना है 2 हड्डी होती है। इसके बाद टिबिया हो गया, फिबुला ये भी पैर की हड्डी होती है, फिबुला ये भी जो है 2 हड्डी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टार्सल्स, टार्सल्स ये भी आपके जो है किसकी हड्डी होती है? पैर की ही हड्डी होती है, ठीक है ना? टार्सल्स, टार्सल्स जो है ये कितनी होती है? टोटल 14 हड्डी होती है टार्सल्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ और आपका कौन सा हड्डी हो गया? आपका हो गया मेटा टार्सल, ठीक है ना? मेटा मेटा टार्सल। तो मेटाटार्सल की अगर मैं बात करूँ, मेटाटार्सल जो है ये टोटल कितनी हड्डी होती है? तो मेटाटार्सल में टोटल 10 हड्डी होती है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया? अंगुलास्थिया, अंगुला स्थिया, ठीक है ना? तो इसमें जो है टोटल कितनी हड्डी होती है? तो टोटल होता है 28। और ये सभी को मिला करके आपका कितना हड्डी हो जाता है? 62। तो यानी पैर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितना होता है? 62 होता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपका जो 28 हड्डी होता है ये किस में होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 28 हड्डी जो होता है ये खोपड़ी में होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में जो है टोटल 28 हड्डी होती है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो आपका जो है 26, 26 जो है ये किसमें होती है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? 26 होती है। रीढ़ रीढ़ की हड्डी जो है रीढ़ की हड्डियाँ ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका 26 हड्डी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका 24, 24 जो है ये किसमें होता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के पसलियों में जो है ये कितनी हड्डियाँ होती है? पसलियाँ कितनी होती है? मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती है? तो टोटल 24 होती है, लेकिन अगर जोड़ी में पूछ देता है तो 12 जोड़ी होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको याद रखना है, ये CaCO3 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है गाइस? तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। CaCO3 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ गाइस, कि जो रासायनिक से जो प्रश्न आया है आपका जो है, मैं पिछले शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो न्यूमेरिकल से अब तक जो है रसायन शास्त्र में एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, ठीक है ना? तो इसके बाद जो है अगर मैं बात करती हूँ AgNO3, ये किसका रासायनिक सूत्र है गाइस? तो याद रखिएगा, AgNO3 जो है ये सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका जो है Al2O3, ये जो है किसका रासायनिक सूत्र है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मीटर प्रति सेकंड जो है ये किसका मात्रक है? तो ये है वेग का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ वोल्ट, तो याद रखिएगा ये होता है आपका विभवांतर का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपका विभवांतर, ठीक है ना? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वहीं अगर मैं जूल की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति। या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर जैसे मैं कुछ और चीज बताऊंगी, जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो है आवृत्ति, आवृत्ति, तो यहाँ पे जो है आवृत्ति गलत लिखा गया, तो मैं इसे सही से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आवृत्ति का जो है ये आपके इसमें पूछा गया था, तो याद रखिएगा आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है जो आपका जो है शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? शक्ति का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दाब का सही मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का जो सही मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, ठीक है ना?
हर्ज। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हर्षचरित किस महाकवि की प्रसिद्ध रचना है? तो हर्षचरित जो है ये कौन से कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो आपके ऑप्शन है सूरदास का, सूरदास के प्रसिद्ध रचना है, या फिर बाण भट्ट की, या कालिदास की, या तुलसीदास की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित की। अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके जो है राजा हर्षवर्धन, ठीक है ना, राजा हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है। पूछा जाता है कि बाण भट्ट की कौन सी रचना है जो राजा हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हर्षचरित। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बाण भट्ट की और कौन सी प्रसिद्ध रचना है, तो याद रखिएगा बाण भट्ट की जो हो गया ये आपका हो गया कादम्बरी। कादम्बरी जो है ये कौन किसका है guys? तो याद रखिएगा कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट की है। कादम्बरी के बारे में जो है आपको क्या याद रखना है कि कादम्बरी जो है बाण भट्ट की, इसे जो है संस्कृत का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है ना, कादम्बरी को जो है ये आपको ध्यान रखना है, संस्कृत का पहला उपन्यास माना जाता है। संस्कृत का पहला उपन्यास, ठीक है, पहला उपन्यास। तो ये हो गया आपके जो है बाण भट्ट के बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सूरदास, सूरदास की कुछ रचना के बारे में बात करेंगे। तो सूरदास की कौन कौन सी रचना है? तो जैसे कि सूर सागर, इनका नाम से ही सारा रचना जो है स्टार्ट है, वो नाम से ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ सूर सागर, इन्हीं की रचना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये भी जो है इन्हीं की रचना है। कालिदास की अगर मैं प्रसिद्ध रचना की बात करूँ तो जैसे कि मेघदूत, मेघदूत जो है ये किनकी रचना है? कालिदास की है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मेघदूत हो गया कालिदास की। इसके बाद जो है और कौन सा हो गया? तो कालिदास का और हो गया आपका जो है रघुवंशम, मेघदूत और रघुवंशम। ये जो है किनका हो गया? ये हो गया कालिदास का। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास की जो है प्रसिद्ध रचना कौन सी हो गई? तो जो है आपका विनय पत्रिका जो है ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है शिफ्ट का तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था विनय पत्रिका के बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनका जो है और कौन सा हो गया? रामचरितमानस, रामचरित मानस, ये किनकी रचना है? तो ये भी जो है आपके जो है तुलसीदास की रचना है। ठीक है, इसके बाद एक और लिख लीजिएगा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताना है कि बताइए भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो विषाणु है, शैवाल है, बैक्टीरिया है, या आर्सेनिक है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्सेनिक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो भूमिगत जल को दूषित करने वाला कौन-कौन सा है, ये आपको याद रखना है। इसके नाम आपको याद रखना है। ज़रूरी नहीं मैंने आर्सेनिक ऑप्शन में दिया तो आपको आर्सेनिक ही ऑप्शन में होगा। जैसे कि आपको याद रखना है कैडमियम हो गया, कैडमियम। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका पारा हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका क्रोमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इतना पॉइंट याद रखना, ये क्या करता है गाइस, ये जो है जल को ना जहरीला बना देता है, ठीक है ना। तो क्रोमियम हो गया, इसके बाद जो है आपका शीशा हो गया, ये सब क्या क्या करता है, ये जो है जल को जहरीला बना सकता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो गाइस आज का जो सेशन है ये यहीं कंप्लीट होता है। अगले आपको अगर आप किसी को भी अगर 9 जून का चाहिए या इससे भी आगे का चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ हमें जो है वो सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया तो वही अगले शिफ्ट में भी ऐसे तो सब ये कर लेंगे। इसीलिए है, बस उसी से रिलेटेड रहता ही है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सारी चीज़ को उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो और वहाँ से अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो आप लोग उसका आंसर कर पाए। ठीक है, तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।